हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और आज का टॉपिक है कि कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, जो कि सिंथेसिस का लास्ट पार्ट होने वाला है। यानी इनसे पहले हम लोग ने दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को मिला के सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखा, उसके बाद दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना सीखा। अब लास्ट का टॉपिक है दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस से मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करना। तो देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। तो जैसा कि पहले बताया था कुछ क्लॉज के बारे में। क्लॉज इज़ द सेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और वो एक जुड़े होंगे कंजंक्शन से। और पहले की वीडियो यानी जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे थी, उसमें भी हमने देखा था कि मेन काम कंजंक्शन का ही हो रहा था। तो इसमें भी कुछ कंजंक्शन यूज़ होंगे। तो सीधा सा रूल ये है कि कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और ये जुड़े होते हैं किसी भी कंजंक्शन से। तो देखते हैं इनके रूल्स क्या क्या हैं। मेनली हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए दो रूल को ध्यान में रखते हैं। यानी इसमें दो तरीके के रूल होते हैं। पहला यानी रूल नंबर 1 ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके। दूसरा रूल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी पढ़े थे। तो कैसे क्या डिफरेंट क्रिएट होता है इन दोनों में, हमें बस कंजंक्शन पे ही फोकस करना होगा इसको समझने के लिए। तो दूसरा रूल है रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करके। तो अब क्योंकि रूल नंबर 2 यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी और ये यूज़ हो रहा है कंपाउंड सेंटेंसेस में भी, तो अब कैसे डिफरेंट क्रिएट करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कंजंक्शन और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होना चाहिए। बट कंपाउंड में दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और बीच में यानी दोनों जुड़े होंगे एक कंजंक्शन से। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कॉम्प्लेक्स है तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, और अगर कंपाउंड है तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब इस सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हालांकि सिंपल सा इतना मतलब समझना है कि ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते। तो बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करने की तरफ, जिसमें रूल नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके। इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पूरा खेल कंजंक्शन का ही होने वाला है, इसलिए जितना अच्छा है कि कंजंक्शन को अच्छे से याद कर लिया जाए। तो रूल नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके। अब इसे भी हम लोग सहूलियत के लिए 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं अगेन। तो इसमें पहला पार्ट होने वाला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ये कंजंक्शन मेनली जोड़ बताते हैं। यानी दो सेंटेंस ऐसे जुड़े होंगे जिनमें हमें लग रहा होगा कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है कंजंक्शन एंड, जिसका मतलब होता है और। इसलिए ये सबसे सिंपल भी पड़ता है। दो सेंटेंस होंगे, उन्हें हम और लगा के जोड़ देंगे और ये बन जाएगा मेरा कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावा भी कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद एज वेल एज, ये भी
इसी कैटेगरी में आता है और इसका मतलब होता है वहीं की वहीं। सबसे पहले स्पेशली आप ये समझ लें कि किसी भी कंजंक्शन की कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है, यानी ये सब जो मीनिंग्स हैं ये 90 to 95% यूज़ होती हैं, इसलिए हम इन्हें लर्न करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जिनकी एक से ज़्यादा मीनिंग्स होती हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग्स अभी आगे आने वाली कुछ कंजंक्शंस में हम देखेंगे भी। तो अगेन हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर 1 यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें से पहला टाइप है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसमें से पहला कंजंक्शन है एंड, जो कि हम डेली न्यूज़पेपर या किसी भी बुक्स में देखते ही हैं। उसके बाद एक आता है एज वेल एज, जिसका मतलब होता है वहीं की वहीं। इसके बाद अगला कंजंक्शन है बोथ डॉट 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 एंड, जिसका मतलब होता है दोनों या और दोनों, जैसे इसी की मीनिंग हमने देखी, दो हैं। नेक्स्ट है नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, सबसे इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है इस कैटेगरी का, जिसका मतलब होता है ही नहीं बल्कि। अभी इन सभी के एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन होते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, और नॉट ओनली बट आल्सो। अब इन्हें अच्छे समझते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल से। जैसे एक सेंटेंस है ही टुक माई पेन yesterday, फुल स्टॉप। उसके बाद ही returned it today। ट्रांसलेशन होगा उसने लिया मेरा पेन yesterday यानी कल, बीते हुए कल में। he returned it, उसने वापस कर दिया था, today आज। उसने मुझसे मेरा पेन लिया और आज वापस कर दिया। तो अब इसमें हम लोग किसी भी कंजंक्शन यानी एंड, एज वेल एज, बोथ डॉट 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 एंड, बट आल्सो, सॉरी नॉट ओनली बट आल्सो, इन चारों में से देखेंगे सबसे सूटेबल कंजंक्शन कौन सा है। हालांकि 90 से 95% तक यूज़ हम करेंगे एंड का, क्योंकि कोई भी सेंटेंस इस टाइप के होते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि अपने आप में डिपेंड है, और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी अलग अलग अभी सेपरेट करके इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो अपने आप में सेंटेंस पूरे होंगे। यानी दोनों किसी भी सेंटेंस को पढ़ने पे हमें ये नहीं लगेगा कि ये सेंटेंस इस पे डिपेंड है या ये सेंटेंस इस पे डिपेंड है। तो अगेन देखते हैं, अगर हम इसके बीच में एंड लगा दें तो परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हो जाएगा उसने मेरा पेन लिया कल और उसने मुझे ये वापस कर दिया। तो और का माने ही मतलब एंड होता है। तो सिंपली इसमें लिख सकते हैं ही टुक माई पेन, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरा कल पेन लिया था और उसने लौटा दिया इट इसे टुडे। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एंड लगाकर कितने सिंपल तरीके से हम लोग सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब दो सब्जेक्ट एक ही जैसे होते हैं तो हम बाद वाले सेंटेंस में से सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, यानी हो सकता है सेंटेंस ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। एक अगला सेंटेंस और देखते हैं, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे अनुपस्थित मार्क किया गया। फुल स्टॉप, ही वॉज टर्नड आउट ऑफ द क्लास।
और उसे क्लास से निकाल भी दिया गया। तो हिंदी बोलते वक्त ही मेरे मुंह से या किसी के भी मुंह से और निकलेगा ही, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में रूल ही होता है कि ज़्यादातर सेंटेंस में हम लोग और लगाते हैं। हालांकि इसे और भी कंजंक्शन से जोड़कर बना सकते हैं। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले इसे हम एंड से बनाते हैं, यानी ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड, फिर से अगेन ही आ रहा है तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं एंड वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। अब एक रूल है सिंटैक्स का कि अगर हम देखते हैं कि दोनों ही सेंटेंस का टेंस सेम है तो आगे आने वाले सेम सब्जेक्ट के साथ अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब को भी हम इग्नोर कर दें तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, यानी हम यहाँ से वाज को भी हटा सकते हैं। तो मेनली सेंटेंस हो गया ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। इसको हम दूसरे कंजंक्शन यानी एज वेल एज से बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बनेगा ही was marked absent as well as turned out of the class। तो हमने देखा यहाँ पे एंड के साथ साथ हम एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ उसे अनुपस्थित मार्क किया गया, वहीं की वहीं वो क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। तो हमने देखा यहाँ पे एंड के साथ साथ एज वेल एज भी सूटेबल है। अब हम एक तीसरा तरीका देखते हैं जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका मतलब होता है ही नहीं बल्कि। तो सेंटेंस ये बनेगा ही वॉज। अब हम देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करना किन के बीच में। तो नॉट ओनली को लिखते हैं जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज, उसके बाद लिखेंगे आधा पोर्शन नॉट ओनली। अब जो भी उसके बाद डॉट 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 लगा था उसमें इसकी विशेषता होती है, या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या उस सेंटेंस की मेन वर्ब, जैसे इसमें है मार्क्ड, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट यानी एब्सेंट। तो हुआ ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो turned out of the class। यानी मतलब हुआ ही वॉज नॉट ओनली, वह केवल मार्क्ड एब्सेंट मार्क ही नहीं किया गया, बट आल्सो बल्कि उसे क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। यानी हमने देखा यहाँ पर हम एंड एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो, इन तीनों कंजंक्शन का हम एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इस सेंटेंस का सेंस पकड़ना था कि क्या वाकई में इसमें एंड और एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो सूटेबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो हम किसी भी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। इसलिए कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स से बहुत ही ईजी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हम फ्री होते हैं कोई भी कंजंक्शन लगाने के लिए। तो ये हो गया पार्ट 1। अब देखते हैं रूल नंबर 1 यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सेकंड टाइप, जो कि कंजंक्शन होते हैं अल्टरनेटिव, यानी अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंजंक्शन का यूज़ करके लिखने के साथ साथ आप एक कॉपी में इसके नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि एग्ज़ामिनेशन के टाइम ज़्यादा बुक को कवर ना करना पड़े। आपके हैंड्स नोट बहुत ही काम आते हैं एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर। तो जितना हो सके नोट्स में एक लाइन में कंजंक्शन और एक लाइन में उनकी मीनिंग्स लिख के ज़रूर याद करें, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में
इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है। सबसे पहला ईदर, उसके बाद ईदर और, उसके बाद इन नेगेटिव सेंटेंस यानी नीदर नॉर, उसके बाद और लास्ट है अदरवाइज। लास्ट क्या, इसके बाद तो बहुत है, सैकड़ों कंजंक्शन मिलते हैं, बट हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 4 ही पढ़ने हैं। ईदर और, नीदर नॉर और अदरवाइज। इनकी मीनिंग्स होती हैं, ईदर और का मतलब होता है या तो डॉट 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 या। जैसे एक सेंटेंस हो गया कि या तो वह पागल है या तो वह नाटक कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस ईदर और से बनाए जाते हैं। अब सेम इनका निगेटिव में ले तो ये होगा ना तो डॉट 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 ना। जैसे वो ना तो पागल है और ना ही पागल बनने का नाटक कर रहा है। और का मतलब तो हमें पता ही है, या होता है। और अदरवाइज का मतलब हो जाएगा नहीं तो, या जिसको कहते हैं अन्यथा। तो इन सब का सेंस हमें ये पता चल रहा है कि ये एक हमें अल्टरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। अल्टरनेट इज़ द सेंस या, कि मेरे पास 2 काम होंगे, हम इसको भी कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं। तो इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मेक हेस्ट, ये एग्जांपल यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। फुल स्टॉप, वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल मिस द ट्रेन। ट्रांसलेशन हुआ मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे या ट्रेन हमारी छूट जाएगी। अब इसे हम किसी भी सूटेबल कंजंक्शन से बना सकते हैं। जैसे अब हमें देखना होगा क्या हमें इसे ईदर और बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। जैसे अगर हम ये बनाएं ईदर, या तो जल्दी करो या तो ट्रेन मिस हो जाए, तो इससे बन सकता है। नीदर से तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें निगेटिव सेंस है। फिर आता है और मतलब या, जल्दी करो या फिर ट्रेन छोड़ दो। फिर लास्ट में आता है अदरवाइज़, जिसका मतलब होता है नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो सबसे सूटेबल इन चारों में से अदरवाइज़ लगा, क्योंकि हमें लास्ट के सेंटेंस को कुछ भी बदलना नहीं पड़ रहा है। सीधा होगा जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन छोड़ देंगे। तो इसमें लिख सकते हैं मेक हेस्ट अदरवाइज़, जल्दी करो अन्यथा, या नहीं तो मेक हेस्ट अदरवाइज़, जल्दी करो नहीं तो वी शैल मिस, हम मिस कर देंगे द ट्रेन, उस ट्रेन को। तो सबसे सूटेबल हुआ अदरवाइज़ कंजंक्शन, इसलिए हमने इसको अदरवाइज़ से भी बनाया। इसको हम और से भी बना सकते हैं, मेक हेस्ट जल्दी करो, या वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो इसे हम और से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गए अल्टरनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर एडवर्सेटिव कंजंक्शन, लेकिन सटीक मीनिंग इसकी होती है विरोध बताने वाले। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंडर में एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो होते हैं विरोध बताने वाले। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस कंजंक्शन बट, यानी लेकिन। उसके बाद हाउएवर, उसके बाद स्टिल, देन, येट, उसके बाद नेवरलेस, उसके बाद वेयर एज, उसके बाद वाइल। बट का मतलब लेकिन, हाउएवर मतलब हालांकि, स्टिल का मतलब फिर भी, येट का मतलब अभी तक। नेवरलेस ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका भी मतलब होता है फिर भी।
तो हम लोग स्टिल लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं। वेयर एज, जबकि, हालांकि इसका यूज़ अलग जगह पर होता है बट इसकी मीनिंग फिर भी ये होती है। वेयर एज मतलब जबकि, और वाइल का मतलब भी जबकि। तो आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और इन कंजंक्शन को नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होते हैं जो कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कंजंक्शन अच्छे से याद है तभी आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे अब विरोध बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी उनकी विशेषताओं में हम लोग को अपोजिट वर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे ही इज़ लेज़ी, ही इज़ क्लेवर, दोनों विशेषताएं हैं बट एक दूसरे की विरोध वाली। वो आलसी है, वो चतुर भी, चालाक भी है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ही इज़ लेज़ी बट ही इज़ क्लेवर, ही इज़ क्लेवर, यानी वो आलसी तो है लेकिन चालाक भी है। अब फिर वही सिंटेक्स वाला रूल आता है, तो क्योंकि सब्जेक्ट सेम है इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, एज वेल एज उसका हेल्पिंग वर्ब भी, क्योंकि दोनों के सेंटेंस सेम टेंस यानी प्रेजेंट में बने हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग और शॉर्ट में लिख सकते हैं, ही इज़ लेज़ी बट क्लेवर, वो आलसी तो है लेकिन चालाक भी। इसी तरीके से हम, ये तो बट का हो गया एग्जाम्पल। अब एक एग्जांपल देखते हैं येट का, क्योंकि येट से बने हुए भी सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं। तो लिखा ही इज़ पुअर, वो गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, तो भी वो बहुत ईमानदार है। तो ऑटोमेटिक हिंदी में हम लोग का तो भी कंजंक्शन निकलेगा, यानी जिसका मतलब होगा येट। और अभी हमने बताया कि येट, और अभी मैंने बताया येट की मीनिंग थी अभी तक, बट यहाँ पे येट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो भी। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी कंजंक्शन की कोई फिक्स मीनिंग्स नहीं है। वो मीनिंग्स अगर अभी तक हम लोग पढ़ते हैं तो 90 से 95% तक ही यूज़ होगी। बाकी कुछ मायने में इसे तो भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर येट तो भी ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। और अगर इसको हम लोग अभी तक से समझते हैं तो उसका मतलब होगा ही इज़ पुअर, वो गरीब है लेकिन अभी तक वो ईमानदार ही है। या इसको हम लोग नेवरलेस से भी बना सकते हैं और बट से भी बना सकते हैं कि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार भी है। तो हमने देखा अल्टरनेट सेंटेंस में कंजंक्शन हम लोग येट, बट, एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। बस देखना है कि कौन सा सटीक बैठ रहा है। अब लास्ट टाइप आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, इल्लेटिव कंजंक्शन। इल्लेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके, इल्लेटिव में सीधा सीधा रिज़ल्ट यानी परिणाम बताया जाता है, और परिणाम का एक बहुत ही फेमस कंजंक्शन है सो, यानी इसलिए। अब इसी सो को हम लोग हैंस भी बोल देते हैं और इसी सो को हम लोग देयरफॉर भी बोल सकते हैं, जिसमें तीनों का मतलब होता है इसलिए या अतः। तो सबसे सिंपल इलेटिव कंजंक्शन ही होते हैं। इसमें एक और कंजंक्शन आता है जिसका मतलब होता है फॉर। फॉर का मतलब तो ऐसे अगर एज ए प्रीपोजिशन देखें तो के लिए होता है, बट आप याद रखना कि कभी भी सेंटेंस में फॉर से पहले कॉमा आए और ये फॉर दो सेंटेंस के बीच में हो तो इसकी मीनिंग हमेशा हम लोग क्योंकि लिखते हैं। क्योंकि कब लिखते हैं? जब दो भी सेंटेंस हो, उन दो सेंटेंस के बीच में फॉर हो और उस फॉर से जस्ट पहले एक कॉमा हो, तो इस फॉर की मीनिंग के लिए ना होके क्योंकि होती है। तो इसे ध्यान रखना। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सिंपल एग्जांपल। जैसे ही लेफ्ट his study, he left his study, he had no money, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इसके पास मनी यानी पैसे नहीं थे। तो इसको अगर हम इसलिए से बनाएंगे तो उल्टा क्रिएट करना पड़ेगा, यानी
उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो सो वाले में तो ये तो अंडरस्टूड होता ही है कि बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका परिणाम तो पहले लिखा हुआ है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। किस लिए छोड़ दी? रीज़न ये था क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी। यानी इन सेंटेंस में बाद वाला सेंटेंस अमूमन रीज़न होता है और पहला वाला रिज़ल्ट। तो सिंपली अगर समझ ना आए तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे या उसके पास मनी नहीं थी, इसलिए यानी सो ही लेफ्ट, उसने छोड़ दी हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई। तो सिंपल यहाँ पे हम सो की जगह देयरफॉर या हेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका रूल नंबर 1 यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो हमने देख लिए। अब आता है रूल नंबर 2 जो कि लास्ट है। और रूल नंबर 2 में मैंने बताया कि इसमें यूज़ करेंगे वही कंजंक्शन जिनका यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब। अब फिर से समझ लेते हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी यूज़ हो रहे हैं और कंपाउंड में भी यूज़ हो रहे हैं तो इसमें हम कैसे पहचानें कि कौन किस में लगाना है। तो इसमें हम लोग फ्री होते हैं, कोई भी कंजंक्शन हम कॉम्प्लेक्स में भी और वही कोई भी कंजंक्शन कंपाउंड में भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है वो तो ऑटोमेटिक सेंटेंस ऐसे दिया ही जाएगा कि एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट, जबकि कंपाउंड में एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा और ये जुड़े होंगे कंजंक्शन से। तो हमें इनसे नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑटोमेटिक सबऑर्डिनेट में होगा ही और कंपाउंड में प्रिंसिपल क्लॉज में। यानी इनका यूज़ हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों में ही कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब असल में है क्या। रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं हु, हुज, whom, which एंड दैट। रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं हाउ, वाई, व्हेन, वेयर। इनका यूज़ मैंने पिछली वीडियो यानी हाउ टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो इसमें एक सेंटेंस को हम लोग एज एग्जांपल लेते हैं ताकि इसे अच्छे से समझ लें। तो सेंटेंस है आई मेट अब्दुल, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। मैं अब्दुल से मिला, उसने मुझे एक किताब दी। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आई मेट अब्दुल हु गेव मी अ बुक। अगर इसकी हिंदी बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे समझ सकेंगे। मैं अब्दुल से मिला जिसने, हु का मतलब हुआ जिसने, गेव मी मुझे दी एक बुक। यानी यहाँ पे हु का मतलब साफ साफ क्या होगा, हु का मतलब हो रहा है एंड ही, यानी और उसने। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं यानी रूल नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबसे पहला टाइप यानी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का एक कंजंक्शन एंड था, उसके हिसाब से अगर हम इसे बनाएं तो ये होगा आई मेट अब्दुल एंड ही गेव, या ही को हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, एंड ही गेव मी अ बुक। यानी
मैं अब्दुल से मिला और उसने मुझे एक बुक दी, यानी इसी एंड ही को हम रिलेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए यानी हु के ज़रिए बना सकते हैं। यानी आई मेट अब्दुल हु जिसने गेव मी अ बुक, मुझे एक बुक दी। तो ये थे पूरे के पूरे सेंटेंस और उनके कंजंक्शन कि कैसे सभी कंजंक्शन को मिला के कि कैसे कंजंक्शन का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ कंजंक्शन और इनकी प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।